नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मौर्य और आपका आईवी द ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो, जिसके आप लोगों की सहायता और मदद की ज़रूरत है, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के उस अस्तित्व के बारे में और इतिहास के उस अमृत अस्तित्व के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे भारत की संस्कृति से हमें साझा करवाती है। जी हाँ, हम रामनगर के किले के इतिहास एवं उसकी वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। भारतवर्ष में यदि हम किले की बात करें तो हमारा पहला ध्यान राजस्थान की तरफ ही जाता है। राजस्थान में समय समय पर वीर राजपूतों द्वारा निर्मित अनेक महल दिखाई पड़ते हैं। कुछ किलों का पर्यटन के लिए खोला गया है तो कुछ को होटल्स में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन किलों के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश और ख़ास करके वाराणसी शहर भी कम नहीं है। वाराणसी स्थित रामनगर किले के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। यूँ तो इंटरनेट पर आपको इस किले के इतिहास और इसके वास्तुकला के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम रामनगर के किले में दुर्लभ वस्तुओं के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इनके रखरखाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो रामनगर के किले का इतिहास। रामनगर का किला वाराणसी में स्थित है। यह किला माँ गंगा के पावन तट पर स्थित है। इस किले को मुगल स्थापत्य में निर्मित किया गया था। वर्ष 1750 ईस्वी में इस किले का निर्माण काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह द्वारा किया गया था। म्यूजियम में रखी वस्तुएं। रामनगर के किले के म्यूजियम में आपको तोप, बंदूकें, कार, बैलगाड़ी, महाराजा एवं महाराजे द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग लाने जाने वाली तमाम चीज़ें, साथ ही साथ खूबसूरत वाद्य यंत्र भी रखे हुए हैं, जिन्हें आप सभी देख पाएंगे और अपने गौरवशाली इतिहास पर अधिक गर्व कर पाएंगे। आइए सैर करें। लेट्स हैव ए वॉक। हमारी यात्रा टिकट काउंटर से शुरू होती है। बड़ों के लिए 75 रुपये तो वही बच्चों के लिए 20 रुपये निर्धारित शुल्क रखी गई है। हमने भी टिकट लिए और वही पास में म्यूजियम का प्रवेश द्वार है, जहां से हम म्यूजियम में एंट्री लेना होती है। एक बार फिर से आपको टिकट की जांच की जाती है, तो अपना टिकट संभाल कर रखें। तो हमने म्यूजियम में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही हमारे सामने अंग्रेज़ों के ज़माने की प्रसिद्ध गाड़ी दिखाई दी, जिसका नाम लाडो गाड़ी। इस गाड़ी को देखकर आप स्वतः ही अंग्रेज़ों के शासनकाल में खो जाएंगे। आगे बढ़ने पर हमें हाथी दंत से बनी बग्गी दिखाई दी। इसके अलावा यहाँ पर आपको चांदी कोच दिखलाई पड़ी, जिसको अगला हिस्सा पूरी तरह से चांदी धातु से निर्मित था। अच्छा, एक बात और, एक तरफ जहाँ हमें आधुनिक गाड़ी दिख रही थी, तो दूसरी और आम आदमी के प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ें जैसे टमटम एवं बैलगाड़ी भी दिखाई पड़ी। बैलगाड़ी आकृति में काफ़ी लंबी थी। इसके अलावा हाथ गाड़ी यानी कि हाथ से खींचकर ले जाने वाली गाड़ी। इसके बाद में अधिक जानकारी के लिए आप व्योमिका बख्शी की सहायता ले सकते हैं। इन सभी गाड़ियों के अलावा जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो था प्लायमाउथ एवं फोर्ड की गाड़ियाँ। जी हाँ, ये गाड़ियाँ इस म्यूजियम की शान में चार चांद लगा रही थी। मैंने पहली बार प्लायमाउथ की गाड़ी देखी थी। फोर्ड की गाड़ियाँ तो आप आज भी अपनी सड़कों पर देख सकते हैं, जिनमें फोर्ड की एंडवार, एक्सपोर्ट एवं फारवर्ड मस्टैंग को भला कौन नहीं जानता। प्लायमाउथ एक 4 पहिया वाली गाड़ी थी, जिसमें 6 सिलेंडर वाला इंजन लगा हुआ था और इसे अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था, यानी गाड़ी अमेरिका से बनाकर आई थी। यही हाल बाकी गाड़ियों का भी था। चूँकि हमारा प्यारा भारतवर्ष उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत का गुलाम था, तो हम औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ भी कह सकते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी खासियत इन गाड़ियों की ये थी कि यह आकार में काफ़ी बड़ी थी, लगभग 20 फीट के आसपास और पूरी तरह से धातु निर्मित। कुछ गाड़ियों के दरवाजे लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन विंड स्क्रीन आज भी अच्छी हालत में थी। मिनरवा एक बेल्जियम में निर्मित गाड़ी, जो कि संभवतः सैनिकों को ले जाने एवं ले आने के लिए बनाई गई थी। ये गाड़ी भी आकार में काफ़ी
बड़ी थी। ये गाड़ी 1229 में बनाई गई थी, यानी विश्व युद्ध के दौरान निर्मित गाड़ी। उम्मीद है आप इसे देखकर रोमांचित महसूस करेंगे। आगे बढ़ने पर हमें ढेर सारे पालकी, खटोला, नालकी इत्यादि चीज़ें मिली, जिसका प्रयोग संभवतः महारानी एवं राजघराने के लोग ही करते थे। इसे देखकर आपके बाहुबली का एक दृश्य भी आ जाएगा। ये वही दृश्य है जहाँ देवसेना अपनी प्रजा को डाकुओं के आतंक से बचने के लिए जंगल में पहुँचती है और एक रोमांचक दृश्य हमें देखने को मिलता है। इन पालकी और नलकी को यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको इन पर काफ़ी बारीक कलाकृति देखने को मिलेगी। इनमें शाह अकबर सानी द्वारा महाराज उदित नारायण सिंह को गिफ्ट में दिया गया नालकी भी है, जिस पर टोपा बना हुआ है, जैसा कि आप मध्यकालीन इमारतों में देखते हैं। यह नालकी वर्ष 1222 की निर्मित है, यानी हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी पहले की निर्मित वस्तु निश्चय ही यह है देखने को मिलेगा। हमने सोचा भी नहीं था। आगे बढ़ने पर हमें हौदा देखने को मिलता है। असल में हौदा एक विश्राम स्थल होता है। इनमें हाथी दंत का काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था। कुछ हौदे में काफ़ी सुंदर जानवरों की आकृति भी बनाई गई थी, जो हौदे की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ा रही थी। इसके अलावा हाथी दांत का प्रयोग हमें पालकी और पर भी देखने को मिला। एक हौदे पर हमें खूबसूरत पेंटिंग भी दिखलाई पड़ी, जो कहीं न कहीं उस समय के गौरवशाली इतिहास को उजागर करती है। इस हौदे के बीच में एक राजकीय चिन्ह दिखलाई पड़ा, जिस पर लिखा था सत्यास्त्र प्रभो धर्म, जिसका अर्थ है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं। अच्छा, इन सब के अलावा एक जगह हमें हाथी को पहनाने जाने वाला आभूषण, जैसे कि हाथी के गले का आभूषण जिसे हकैल कहते हैं, इसके अलावा हाथी का मुकुट एवं हाथी के पूंछ का भी आभूषण जिसे दुमची के नाम से जाना जाता है, उसको देखने को अवसर मिला। आज के पहले मैंने कभी भी हाथी के आभूषण को खुद इतने करीब से नहीं देखा था। संभवतः आपने भी नहीं देखा होगा। यदि आपने देखा होगा जो कमेंट में ज़रूर अपना अनुभव बताएं। हौदे एवं पालकी के बाद अब बारी आती है राजघराने में प्रयोग होने वाले वस्त्रों की। दोस्तों, कुछ वस्त्र तो इतने खस्ता हालत में है कि बस खत्म ही है। इन वस्त्रों के लिए अलग से एक कमरे का प्रबंध किया गया है, जो काबिले तारीफ है। यहाँ आपको बनारसी शैली में धुलाई नामक वस्त्र दिखलाई देगा, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अलावा खेस चादर, जिसे मराठी शैली में निर्मित किया गया था। कुछ टोपी जो कि नेहरू शैली में एवं कश्मीर शैली से निर्मित है। साथ ही राजघराने में प्रयोग किए जाने वाली जूती इत्यादि देखने को मिलती है। आगे बढ़ने पर हमें एक खूबसूरत मूर्ति दिखलाई पड़ी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी आम के पेड़ पर झूला झूल रहे थे। इस आम के पेड़ पर ढेर सारे आम लटक पड़े हैं। इस मूर्ति को जिस खूबसूरती के साथ तराशा गया है वह वाकई काबिले तारीफ है। एक जगह हमें कुछ पुराने वाद्य यंत्र दिखलाई पड़े, जिस पर अच्छी खासी धूल जमा थी। इन वाद्य यंत्रों से मृदंग, हारमोनियम, तनापुरा, रुद्र, वीणा, सितारा एवं इसके अलावा उस समय में प्रयोग होने वाला टेप या जिस हमें संभवतः रेडियो भी कहते हैं, दिखलाई दिया। अच्छा, एक बात और, यदि आपको प्यास लगी है और तो ठंडे पर पानी का भी इंतजाम किया गया है, जो कि मुझे एक पर्यटक के रूप में अच्छा लगा। साथ ही यह जगह कूड़ेदान भी इंतजाम किया गया है। यह व्यवस्था आपको कपड़े वाले कमरे से निकलते वक्त ही दिखाई देगा। हमने थोड़ा देर विश्राम किया और पानी पिया। थोड़े देर विश्राम के बाद हम राजघराने द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले असहले यानी कि हथियारों को देखने चले गए। यहाँ आपको बंदूकों के साथ तीर धनुष, तलवारें, भाले, बर्छे इत्यादि देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ इतने दुर्लभ बंदूकें हैं जिन्हें आपने शायद ही देखा होगा। इन बंदूकों को देखकर हमें फिर हेरे फेरी का वह दृश्य याद आ गया, जहाँ इन दुर्लभ बंदूकों का सौदा किया गया था। कुछ बंदूकें इतनी छोटे थे कि जैसे हथेली में समा जाए, तो कुछ बंदूकें इतनी लगभग 6 से 9 फीट लंबी थी। इन बंदूकों में सबसे अनोखी बात यह लगी कि यह एक मुख वाली बंदूक के साथ साथ 5 मुख वाली बंदूक भी रखी हुई थी। 4 मुख वाली बंदूक के बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना था और आज देख भी लिया। वाकई ये अद्भुत क्षण था। कुछ तलवारें की मुट्ठियों पर खूबसूरती के साथ जंगली जानवरों जैसे कि शेर इत्यादि
की कलाकृति बनाई गई थी। इसके अलावा हमें यहाँ पर अफ्रीकन तलवारें, बर्मा जिसे मम्यार के नाम से जानते हैं, वहाँ के कुछ हथियार एवं जापान के हथियार देखने को मिले। दोस्तों, रामनगर किले में यूँ तो अनेकों दुर्लभ चीज़ें रखी हुई, लेकिन यदि इन्हें प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगी। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें अपना अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद IB द ब्लॉग में जुड़ने के लिए।